गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस शनिवार को आप सब लोगों का इस वेबिनार में स्वागत है। वेबिनार का नाम खुद इसकी इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन कर रहा है, डिकोडिंग ऑफ एलआईसी आईपीओ। बड़े क्लियर टर्म्स में वेबिनार की टाइटल्स आपको एक्सप्लेन कर रही है कि आज के इस वेबिनार का उद्देश्य क्या है। बहुत समय से बाजार में ये एंटिसिपेशन चला रहा है कि कब एलआईसी आईपीओ आएगा, एलआईसी का आईपीओ कब बाजार में हिट करेगा एंड रिटेल इन्वेस्टर्स एलआईसी की शेयर होल्डिंग अपने पास रखने में सक्षम होंगे। काफी समय के इंतजार के बाद इंडियन गवर्नमेंट की मदद से और उनके बहुत बढ़िया एफर्ट्स की वजह से बाजार में एलआईसी आईपीओ हिट करने जा रहा है फ्रॉम 4 मई से लेके 9 मई तक ये आईपीओ बाजार में रहेगा। बहुत ज्यादा इंडियन मार्केट में और हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स के बीच भी एलआईसी आईपीओ फोकस ऑफ अटेंशन में रहा है। ऐसा क्यों है? इतनी वैल्यूड कंपनी किस वजह से एलआईसी बनी? इतनी एक्सपेक्टेशंस एलआईसी के आईपीओ से देश में लोगों को क्यों है? और इस तरह के तमाम सवाल हमारे मन में विचार में रेगुलरली आते रहते हैं। हम ये जरूर समझने की कोशिश करते हैं कि कोई हमें इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे, एलआईसी के आईपीओ की इन डेप्थ नॉलेज हमारे साथ शेयर करे कि हम उसकी अहमियत समझ सकें और अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें कि किस तरीके से हमको आईपीओ में अप्लाई करना है और कैसे हमको एज एन इन्वेस्टर इसमें बने रहना है, या सिर्फ लिस्टिंग गेन्स अगर मिल रहे हैं तो उसका बेनिफिट लेके हमें एग्जिट होना है। इन सारी चीजों को इन डेप्थ एक्सप्लेन करने के लिए आज मैं और अंशुल सर आपके समक्ष उपस्थित हैं और इन सारे कन्वर्सेशन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। कहीं भी आपको कुछ भी क्वेरीज आ रही हैं किसी भी चीज से संबंधित, तो आप किसी भी समय क्वेश्चन बॉक्स के थ्रू अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं और आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वो इमीडिएटली एड्रेस की जाएंगी। सबसे पहले इस वेबिनार को बढ़ाने से पहले मैं अंशुल सर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अंशुल सर, अगर आप हमें और हमारे इन्वेस्टर्स को ये समझाने की कोशिश करें कि एलआईसी कैसे फॉर्म हुई, कब फॉर्म हुई, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और आज इतनी वैल्यूड ग्लोबल कंपनी बन के जो ये स्टैब्लिश्ड है, इसके पीछे क्या क्या रीजन है? देखिए, एलआईसी 245 कंपनियों को मर्ज करके बनाई गई थी जब इंश्योरेंस एक्ट पास हुआ था। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि छोटी छोटी और जिसको कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ सिचुएशन थी, जहां पे प्रॉपरली लोगों का ये विश्वास नहीं जग पा रहा था कि हम अगर आपको पैसा दे रहे हैं तो हमारा पैसा वापस मिलेगा, या जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं या जो कह रहे हैं वो पूरा होगा या नहीं होगा। इस तरीके की स्केप्टिबल चीजें थी और लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तब गवर्नमेंट ने 245 लगभग छोटी कंपनियों को मिला के एलआईसी का फॉर्मेशन किया था, और तब ये माना जाता था कि अगर गवर्नमेंट की कंपनी है तो उस पर भरोसा किया जाता था कि ये गवर्नमेंट की कंपनी है, जो गवर्नमेंट कह रही है वो करेगी। इसलिए एलआईसी, चूंकि हम बहुत बड़ा मार्केट थे पॉपुलेशन वाइज, तो एलआईसी को एक हेड स्टार्ट मिली। शुरुआत में अनक्लेम्ड पैसा बहुत सारा एलआईसी के पास रहा, जो एलआईसी की ग्रोथ के लिए बहुत काम आया। और इस तरीके से धीरे धीरे एलआईसी ने जो कहा वो धीरे धीरे उन्होंने डिलीवर भी किया। हालांकि इन्वेस्टमेंट से देखें तो उनके रिटर्न्स कम थे, लेकिन जो सिक्योरिटी और सेफ्टी लोग चाहते थे, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी की जो प्रोमिसेस थी एलआईसी की, वो एलआईसी ने पूरी की थी। इसलिए ये इतना बड़ा ब्रांड बन के डेवलप हुआ। और आज की डेट में अगर देखें, अगर ग्लोबली आप मार्केट्स को देखें, तो बड़ी से बड़ी जो कंपनीज थी इंश्योरेंस की, वो कहीं ना कहीं एक दूसरी कंपनी में मर्ज होती हुई दिखी है। कोई भी कंपनी 20-25 साल से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाई है। इन दी एंड वो किसी ना किसी दूसरी कंपनी पे मर्ज हुई है, और उसके बाद उनको सस्टेन करने के लिए मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का सहारा लेना पड़ा। लेकिन एलआईसी इकलौती ऐसी कंपनी है जो आज भी बिना किसी मर्जर, बिना किसी एक्विजिशन को, बल्कि एलआईसी ने छोटी छोटी कंपनियों को एक्वायर करके अपने अंदर उसको वापस अपने अंदर समाया है, ना कि एलआईसी खुद किसी के साथ मर्ज हुई है। तो एलआईसी अपने आप में एक बहुत बड़ा मजबूत ब्रांड आज भी खड़ा हुआ है और अगले 50 साल भी ये खड़ा रहेगा। ये बात तो सर आपने बहुत सही कही है। एक जो विश्वास बना है कि भाई ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है और लोगों का, हर एक कॉमन इन्वेस्टर आप कहिए या कॉमन मैन, देश के हर नागरिक का एलआईसी के ब्रांड नेम के ऊपर जो विश्वास है, जैसे वो सरकार के ऊपर विश्वास करते हैं उसी तरीके से उनकी नजर में एलआईसी की ब्रांड वैल्यू है। एलआईसी का आईपीओ जो है, ऐसा अनुमान है कि एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज है
इंडियन स्टॉक मार्केट को लेते हुए इस रिवॉल्यूशनरी चेंज की वजह से बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स बाजार में जुड़ रहे हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स, ऐसे लोग जो आज तक इन्वेस्टमेंट करते नहीं थे, स्टॉक मार्केट से दूर जाते थे, उनका भी रुझान आया है बाजार में। इसका क्या इम्पैक्ट आगे आपको समझ में आता है बाजार के ऊपर, ब्रॉडर मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज का सर? देखिए, अगर स्टैंड अलोन एलआईसी को देखेंगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा रेवोल्यूशन है और ये गेम चेंजर हो सकता है इंडिया के लिए। आप थोड़ा सा समय पीछे जाइए, 50 साल पहले, तो 1975 का दौर था जब ब्रिटेन में 27% की इन्फ्लेशन चल रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपने हाईएस्ट पे था, और लेबर यूनियंस और इन तरह की जो गवर्नमेंट लेबर यूनियंस थी और अदर संस्थाएं थी जो लेबर से संबंधित थी, उनकी स्ट्राइक्स की वजह से जो कामकाज था, इकोनॉमी थी, वो एकदम ठप हो चुकी थी। और आप मान के चलिए कि अगर इस स्थिति में अगले 7-8 साल चल जाता तो ब्रिटेन दिवालिया घोषित कर देता, जो एक सुपर पावर रहा है और जिसने कई कॉलोनीज पे कई सालों तक राज किया था। लेकिन 1975 के दौर में जब ये सारी प्रॉब्लम्स इमर्ज होके आई थी, तब इतनी कमजोर स्थिति में था ब्रिटेन की कुछ मजबूत डिसीजंस और कुछ कड़वे डिसीजन जिनको हम कहते हैं वो लेना पड़े। और उस समय 1979 में प्रधानमंत्री बनी और ये 20th सेंचुरी की लॉन्गेस्ट रनिंग प्राइम मिनिस्टर रही हैं ब्रिटेन की। इन्होंने 11 साल ब्रिटेन पर राज किया, 1979 से 1990 के बीच में। इनको आयरन लेडी भी कहा जाता है, रशियन न्यूज़पेपर ने इनका निकनेम रखा था आयरन लेडी। मार्गरेट थैचर जब ये प्रधानमंत्री बनी तब इनके पास ऑप्शन था कि ये उसी तरीके से जो चल रहा है उसको चलने देती और अपना टेन्योर पूरा करके बाहर हो जाती, लेकिन इन्होंने कुछ हार्ड स्टेप्स लिए, इकोनॉमी को डिसेंट्रलाइज किया और ओपन अप किया। उन्होंने बाई चॉइस किया था, चीजें प्राइवेटाइजेशन की तरफ ढकेली। उनने सबसे पहले रेलवेज को उन्हें प्राइवेटाइजेशन की तरफ ढकेला, क्योंकि ट्रेन 8-8 9-9 घंटे लेट आती थी, आएंगी भी कि नहीं आएंगी इनका कोई भरोसा नहीं होता था, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा माध्यम उनका ट्रेन था। जब प्राइवेटाइजेशन की तरफ उसको ढकेला गया, बहुत उस पर से स्ट्राइक्स हुई, सब हुई, लेकिन वो अपने उस पर अड़ी रही और उन्होंने उसको प्राइवेटाइज किया। और उसके बाद से 1 साल के अंदर ट्रेन ना सिर्फ टाइम पे आ रही थी, बल्कि ट्रेनों की जो साइकिल था, एक दिन में अगर 10 ट्रेन चलती थी लेट होने की वजह से, जब वो टाइम पे चलने लगी तो उनके साइकिल भी बढ़े, एक दिन में 10 की जगह 25 ट्रेनें चलने लगी, और इकोनॉमी को जो ग्रोथ चाहिए थी वो मिलना स्टार्ट हुई। बहुत सारी चीजें उन्होंने प्राइवेटाइज की। इसके साथ उन्होंने एक चीज की थी कि जब उन्होंने चीजें प्राइवेटाइजेशन में जाने के लिए ढकेली नहीं, तो उन्होंने प्राइवेट कंपनी को पूरी तरीके से बेचने की जगह दो काम किए थे कि सारी जो नेशनलाइज्ड कंपनीज थी उनके आईपीओस लाके स्टॉक मार्केट में रिटेल पब्लिक को भी उनके शेयर्स बांटे थे, और प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया था कि आप कुछ शेयर होल्डिंग लेके मैनेजमेंट को टेक ओवर कीजिए और कंपनी को चलाइए। यानी प्राइवेट मैनेजर्स या प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो कंपनी को एक हिस्सा लेके रन करेंगे, और बाकी उस कंपनी का हिस्सा पब्लिक के पास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा आईपीओ के माध्यम से, और एक मेजर चंक जो है गवर्नमेंट के पास होगा। तो अगर ये कंपनीज अच्छा करती हैं तो सबके लिए विन विन सिचुएशन होगा, और जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा खा रही हैं ये कंपनियां, सबसे पहले तो पैसा खाना बंद होगा और उनसे इनकम आना स्टार्ट होगी। इसका जो असर पड़ा था वो ये था कि जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में आज उस क्लब में ब्रिटेन है, उसका सबसे बड़ा कारण यही 11 साल की जो पॉलिसी चेंजेस थी वो थी। और ब्रिटेन में उस समय अगर आप देखें तो लगभग 2 से 2.5% लोग केवल ऑफ द टोटल पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती थी। जब गवर्नमेंट कंपनीज के आईपीओ आना स्टार्ट हुए और गवर्नमेंट खुद लोगों को एंगेज करना चालू की स्टॉक मार्केट में, तब धीरे धीरे ये परसेंटेज बढ़ना स्टार्ट हुआ। और आज की डेट में अगर आप देखें तो मोर देन 70% लोग ब्रिटेन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करते हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनके थ्रू करते हैं, कुछ डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, या किसी ना किसी माध्यम से मोर देन 70% लोग आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और हम अगर उसी को आगे बढ़े, जब मार्गरेट थैचर 1990 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ और उसके बाद हम जो है उसी स्थिति में आए थे कि लेबर यूनियंस की स्ट्राइक और सारी चीजों की वजह से हमारी इकोनॉमी एकदम खराब होने लगी थी, तो हम बाई फोर्स हमने जो मनमोहन सिंह का बजट पेश किया था, जहाँ जिसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, हमने वहां से स्टार्ट की थी। अगर उसी लिबरलाइजेशन के दौर में हम ये डिसइन्वेस्टमेंट का भी दौर चालू कर देते और पब्लिक कंपनियों को, जितनी भी पब्लिक कंपनीज थी, सबके आईपीओस लाके अगर मार्केट में सभी को एंगेज कर लिए होते, तो आज की डेट में जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना हम अभी से देखना चालू किए हैं, आज हम उस क्लब में शायद टॉप 2nd या 3rd पोजीशन पे होते। यूएस के बाद शायद हमारा ही नंबर होता, उसके बाद कहीं ब्रिटेन या रशिया लगता।
बट ठीक है, उस दौर में हमने अपनी इकोनॉमी ओपन की थी, और अब पोस्ट 2016 नोटबंदी के बाद से फॉर्मल इकोनॉमी में, जो ब्लैक इकोनॉमी थे, वहां से पैसा फॉर्मल इकोनॉमी में फ्लो करना स्टार्ट किया है। और म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखें तो एसआईपी ऑलमोस्ट हर साल 20-22% की एक ग्रोथ रजिस्टर कर रहा है, यानी स्टॉक मार्केट में पैसा अब फ्लो होना स्टार्ट हुआ है धीरे धीरे। पब्लिक, अगर आप सीडीएसएल का डेटा देखें तो जो उन्होंने 8 साल 10 साल में अकाउंट ओपन किए थे, वो ये कोरोना और ये लॉकडाउन के टाइम में उतने ही अकाउंट जितने 10 साल में खुले थे, उतने हमने 1 साल में ओपन किए। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर पैसा फ्लो हो रहा है, और ये पैसा फ्लो हो रहा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए पैसा फ्लो हो रहा है। ये कोई शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग बेट्स नहीं है जो 2 दिन 4 दिन के लिए पैसा रहेगा, ये पैसा लंबे समय के लिए रहेगा। और जो तीसरी चीज मार्गरेट थैचर ने की थी, वो हम अब इस फेज में करना स्टार्ट कर रहे हैं, जहां हम बड़ी कंपनियों को प्राइवेटाइज करके और पब्लिक को भी उसमें इन्वॉल्व करेंगे, गवर्नमेंट का भी हिस्सा रहेगा, और प्राइवेट प्लेयर्स उसको रन करेंगे। तो एलआईसी में अब जो थोड़ी सी पिछड़ती हुई दिख रही थी एलआईसी पिछले 2 साल से, अब आईपीओ के बाद से चीजें ओपन अप हो जाएंगी और सब चीजें पब्लिक डोमेन में होंगी। तो आप किसी भी तरीके के डिसीजंस लेते हैं तो बोर्ड रूम डिसीजंस होंगे, ना कि गवर्नमेंट बेस्ड डिसीजंस होंगे। और जब बोर्ड रूम बेस्ड डिसीजन होते हैं तो बोर्ड रूम की क्रेडिबिलिटी दांव पे होती है। तो वो किसी भी तरह का प्रेशर लिए बिना जो कंपनी के लिए बेहतरीन काम होगा वो करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी दांव पे होती है। तो एलआईसी आप मान के चलिए कि आईपीओ आने के बाद जिस वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है, अगले 3 साल में इसकी वैल्यूएशन यहाँ से एटलीस्ट डबल होती हुई दिखनी चाहिए। ये बहुत बढ़िया आपने इन्फॉर्मेशन दी कि जैसे हम लोग रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पहले ट्रेंड रहा है ब्रिटेन का, जिससे ब्रिटेन आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन के बैठा है, तो हमारे पास भी ये स्कोप है कि हम भी आगे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के जो कदम है उस पर अग्रसर हैं। और ये जरूर बात है कि आज एलआईसी के आईपीओ आने की वजह से रिटेल इन्वेस्टर जो आज के दिन में बाजार में निवेश नहीं करते थे, अब वो भी बाजार से जुड़ रहे हैं। तो पार्टिसिपेशन जो आपने बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान बहुत तेजी से बढ़ा है, तो उसकी स्पीड और हम शायद बढ़ते देखें, क्योंकि ऐसे लोग बिल्कुल बाजार में जुड़ रहे हैं। एलआईसी अभी अपनी टोटल 3.5% हिस्सेदारी ही जो है वो बाजार में पब्लिक लिस्टिंग के लिए प्रोवाइड कर रही है। क्या हम इसमें उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चल के, क्योंकि सरकार ने प्लानिंग की थी इसको 6% से ज्यादा पब्लिक लिस्टिंग के लिए, बट उसको रिड्यूस करके 3.5% पे कर रही है, तो क्या हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चल के सरकार अपनी एलआईसी में हिस्सेदारी और डिसइन्वेस्ट करेगी और बेचेगी? देखिए, सेबी का अगर आप पब्लिक शेयर होल्डिंग का जो लास्ट आदेश आया था उसको पढ़े, तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है तो 25% पब्लिक की शेयर होल्डिंग होना मिनिमम है कंपनी में। आपको अगर नहीं है तो लिस्टिंग के 3 साल के अंदर आपको अपनी शेयर होल्डिंग, प्रमोटर शेयर होल्डिंग लेस देन 75 करनी होगी। 25% हिस्सा मार्केट में आपको छोड़ना पड़ेगा। तो अगर एलआईसी अभी 3.5% हिस्सा ला रही है तो लिस्टिंग के 3 साल के अंदर इनको शेयर होल्डिंग घटा के, मतलब जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो बढ़ा के 25% करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मान के चलिए कि जो 22.5% अभी जो रह गया है वो अगले 3 साल में मार्केट में आता हुआ दिखेगा। और इस स्टॉक की डिमांड आप मान के चलिए कि हर इंस्टीट्यूशंस में इतनी हाई रहेगी। पब्लिक में तो जो विश्वास है एलआईसी का ब्रांड का वो तो रहेगा ही, उसके अलावा इंस्टीट्यूशंस इसलिए इस पे हमेशा बेट करके रखेंगे क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो गांव गांव तक नहीं पहुंच सकता। वो शहर या थोड़े से बड़े जिले तक जा सकता है, लेकिन गांव गांव तक के अंदर अगर पहुंच करनी है और उस मार्केट को टैप करना है तो वो सिर्फ एलआईसी कर पाई। और वहां से जो इनकम स्ट्रीम आएगी, अगर उसमें से आपको अपना शेयर चाहिए तो आपको बट नेचुरल है कि एलआईसी में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है 130-135 करोड़ की, कि गांव गांव तक जिसका पेनिट्रेशन रहेगा, इनकम सबसे ज्यादा उसके पास रहेगी। और एलआईसी को इस सेक्टर में compete करना अगले 10-20 साल के लिए किसी भी जो नेक्स्ट लीडर है एसबीआई, उसके लिए भी अगले 10 साल में पॉसिबल नहीं दिखता है। वो भी अपने हिसाब से ग्रो होता रहेगा, वो भी ईयर ऑन ईयर 25-30% ग्रो करता रहेगा, लेकिन जितनी डीपर पेनिट्रेशन एलआईसी की है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस और ब्रांड वैल्यू और ब्रांड रिकग्निशन के नाम पे, वो अगले 10 साल में इनको कोई टेक ओवर नहीं कर पाएगा। तो इंस्टीट्यूशंस डिमांड अगली जब नेक्स्ट राउंड ऑफ गवर्नमेंट की सेलिंग आएगी इसमें, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इंस्टीट्यूशंस दोनों हाथ खोल के खड़े रहेंगे, और आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो एलआईसी ना सिर्फ आईपीओ के लिए बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत बेहतरीन शेयर रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी कि अगर आज, ये बहुत लोगों के मन का सवाल होगा, आज अगर हमें आईपीओ के दौरान ये शेयर का अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो क्या हमें बाद में इसको लेना चाहिए। तो ये बहुत आपने एकदम क्लैरिफाई कर दिया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही आइडियल प्रोडक्ट है ये। सर, एलआईसी की पब्लिक लिस्टिंग हो जाएगी जैसे आपने बताया, तो गवर्नमेंट बेस्ड डिसीजन से चीजें हटके
बोर्ड रूम बेस्ड डिसीजंस होने लगेंगे। आज के दिन में इंडिविजुअल पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो लगभग 32-33 तरीके की इंडिविजुअल पॉलिसीज और ग्रुप पॉलिसीज, लगभग 10 ग्रुप पॉलिसीज जो हैं एलआईसी अपने एज अ प्रोडक्ट इंडस्ट्री में प्रेजेंट की हुई हैं। साथ ही साथ पॉलिसी बेस्ड लोन डिसबर्समेंट और तरह तरह की उनकी डे टू डे एक्टिविटीज है, और बहुत सारी इन तरह की चीजों के ऊपर उनकी पॉलिसी फ्रेमिंग होती है जो गवर्नमेंट बेस्ड होती है। तो इन सारी पॉलिसीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इनकी पब्लिक लिस्टिंग होने की वजह से? नहीं, ये पॉलिसीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इम्पैक्ट जो आएगा वो वर्किंग के ऊपर आएगा। आज जो जो मजाक में लोग कहते हैं कि भगवान की संस्था भगवान के भरोसे चल रही है, वो एक एटीट्यूड चेंज आएगा जो एम्प्लॉयज हैं उनमें। और आप देखिए पिछले 3 साल में एलआईसी ने जिस हिसाब से रिक्रूटमेंट पॉलिसी चेंज की थी, नए लोगों की भर्ती की थी जो कंप्यूटर जानते हैं, जो प्रोसेस में बहुत तेजी से ढलना जानते हैं, एडाप्टेशन जानते हैं, यानी इन शॉर्ट जब नया खून, गर्म खून आया कंपनी में, तो आप उनकी प्रेजेंटेशंस देखिए, आप पॉलिसी फ्रेमिंग देखिए, हर चीज बदलती हुई आपको पिछले, आप 3 साल पहले की एलआईसी को कंपेयर कीजिए और पिछले 3 साल की एलआईसी को कंपेयर कीजिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर रहेगा। यही बहुत बड़ा अंतर अगर आपको याद होगा तो हमने 2010-2011 के दौर में एसबीआई में देखा था, जब हम ये मान के चलते थे कि प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगता है लेकिन अकाउंट वहां खोल लो ज्यादा अच्छा है, सर्विस मिलेगी। एसबीआई तो हमेशा लंच टाइम में बिजी रहता है, लेकिन आज की डेट में आप एसबीआई जाइए, एसबीआई किसी भी कॉर्पोरेट या प्राइवेट बैंक को उतना ही compete कर रहा है जितना कोई दूसरा छोटा नया प्राइवेट कंपनी आती है बड़े प्लेयर से compete करने के लिए। तो एलआईसी में भी पिछले 3 साल में ये एटीट्यूड चेंज आया है कि सरकारी कंपनी की जगह प्राइवेट कंपनी की तरह काम कर रहे हैं और हर तरीके से ये कम्पिटिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 साल से ये उसमें कामयाब रहे हैं, और अगर यही फ्लो बना रहा तो अगले 10 साल भी ये चीज बहुत आराम से कायम रहेगी। और अगर कोई भी चीज 8 से 10 साल कंपनी में चल जाती है तो वो एक कल्चर डेवलप कर देती है, और कल्चर को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर ये कम्पिटिटिवनेस का कल्चर 10 साल के लिए कंटिन्यू रह गया तो ये फिर अगले 25-50 साल तक कंटिन्यू रहेगा, और ये एलआईसी को ईयर ऑन ईयर एटलीस्ट 12 से 15% ग्रोथ करने में एक हेल्प करता रहेगा। और अगर 10 से 12% भी इस तरह की कंपनी ग्रो होती है, 6 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे हम लिस्ट कर रहे हैं, 10% की ग्रोथ का मतलब होता है 60,000 करोड़ का मार्केट कैप हर साल ऐड करना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। राइट सर, 10% ग्रोथ पे भी फिगर्स आ रहे हैं जो यूजुअली कंपनीज के ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन के फिगर्स होते हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये सर। सर इतना एंटिसिपेशन है बाजार में एलआईसी की आईपीओ को लेते हुए, इतना ज्यादा क्रेज है, गवर्नमेंट की वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इसकी लिस्टिंग होने जा रही है, तो हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर जरूर ये उम्मीद करते हैं कि इसकी लिस्टिंग बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन होगी। आपका क्या एनालिसिस है इसके ऊपर? तो ये लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए, लेकिन लिस्टिंग अगर आपकी अलॉटमेंट नहीं भी होता है या लिस्टिंग गेन आपके मन मुताबिक बहुत ज्यादा नहीं भी होती है, तो भी आपको याद होगा मैं आईपीओ बेस ब्रेकआउट के ऊपर एक वेबिनार किया था कि नया आईपीओ आने के बाद उसका जब बेस बनता है, बेस बनने के बाद ब्रेकआउट्स पे कैसे प्ले कर सकते हैं। अब बहुत लोगों को मैंने सुना था कि अदानी विल्मर का आईपीओ उनको नहीं मिला, बहुत दुखी थे। उसमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अदानी विल्मर का आईपीओ लिस्टिंग होने के 20-22 दिन के अंदर ही आईपीओ बेस बना के वहां से ब्रेकआउट दिया था, और वहां से भी हमने 100 से 150% की ग्रोथ देखी है। तो अगर नहीं अलॉटमेंट मिलता है तो उससे निराश होने की जगह जब आईपीओ का 1-1.5 महीने के बाद बेस बन के ब्रेकआउट मिलता है तब आप लॉन्ग कर लीजिए। तब आपको जब आईपीओ बेस ब्रेकआउट आते हैं तो जनरली समवेयर अराउंड 30 से 100% की गेन मिलती है। वहाँ आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट आप प्ले कर सकते हैं। तो वो आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट का जो वेबिनार है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, उसको आप जाके देख सकते हैं। मीनवाइल जब लिस्टिंग होगी और लिस्टिंग के बाद बेस बनेगा तो एटलीस्ट आपको आइडिया रहेगा कि आईपीओ के बेस किस तरीके से बनते हैं, ब्रेकआउट कैसे आता है और उसको प्ले कैसे करना है। तो अगर नहीं मिलता है तो निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको आगे भी अपॉर्चुनिटी होगी। और लिस्टिंग के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप जो है मल्टीपल अकाउंट्स अपने परिवार के ओपन करके उन सारे अकाउंट्स में एक एक दो दो लॉट बिड कीजिए, ताकि आपकी मिलने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा रहे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि 4-6 लोगों के अपने जो भी फैमिलीज में उनके अकाउंट खोल दें। वैसे भी हमारे पास अभी अकाउंट ओपनिंग फ्री चल रहा है, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। इस समय फ्री में लाइफ टाइम ईएमसी के साथ अकाउंट खोल सकते हैं, तो यहाँ पैसा भी खर्च नहीं होगा और आपकी अलॉटमेंट की जो चांसेस हैं वो बढ़ते हुए दिखेंगे। ये इन्फॉर्मेशन तो आपने सर बहुत अच्छी हम लोगों को प्रोवाइड की कि अगर हमें आईपीओ बिड करना है तो इंस्टेड ऑफ बिडिंग मल्टीपल लॉट्स एक अकाउंट में, हम घर परिवार के अपने बाकी अकाउंट्स भी खोल सकते हैं। लक्ष्मी श्री में जीरो लाइफ टाइम ईएमसी के साथ अभी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल रहे हैं, और मल्टीपल पैन होने से अलॉटमेंट की संभावनाएं जरूर बढ़ जाती हैं। एलआईसी आईपीओ के सर आने से पहले बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आए थे और लोगों को पुश किया गया था जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं वो अपने पैन कार्ड्स अपडेट करा लें अपनी पॉलिसीज में,
पॉलिसी होल्डर की एक सेपरेट फ्रेश नई कैटेगरी बनेगी आईपीओ के लिए, और उनका एक अलग परसेंटेज ऑफ सब्सक्रिप्शन रहेगा जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। सर, ऐसा एजम्पशन क्या हमारा करना सही होगा कि अगर मैं पॉलिसी होल्डर हूं तो मुझे अलॉटमेंट जरूर मिलेगा? देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये लॉटरी बेस्ड सिस्टम होता है तो आपको मिल ही जाए, बट पॉलिसी होल्डर्स में थोड़ा सा एक चांसेस ज्यादा रहते हैं मिलने के। लेकिन गारंटी कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये लॉटरी बेस्ड सिस्टम होता है जो कंप्यूटर जनरेटेड होता है। कोई ऐसा भी नहीं है कि डिब्बे में नाम डाल के निकाले जाते हैं। ये पूरा एक एल्गोरिदम के थ्रू प्रोसेस रन होता है और फिर अलॉटमेंट मिलती है। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको मिलेगी, नहीं भी मिलता है तो जैसा मैंने अभी कहा कि आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट के बाद आपको दोबारा मौका मिलेगा। तो अगर आपको अलॉट हो या ना हो, दोनों केस में ही आपको बेस ब्रेकआउट पे वापस से लॉन्ग करने का मौका मिलेगा। तो देखिए, अलॉटमेंट पाने की अगर आपकी बहुत इच्छा है तो उसके लिए आप एक ही चीज कर सकते हैं कि एक अकाउंट में मल्टीपल लॉट्स बिड करने की जगह मल्टीपल अकाउंट्स में एक एक लॉट बिड कीजिए। आपकी अलॉटमेंट की संभावना बढ़ती हुई दिखेगी। इसके साथ ही सर एक बड़ी यूनिक चीज इस आईपीओ में देखी जा रही है कि मल्टीपल कैटेगरीज बनाई हुई हैं। पॉलिसी होल्डर की कैटेगरी है, उनको स्पेशल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी है, उनको स्पेशल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशल बेनिफिट्स रखे हुए हैं। तो इसमें मल्टीपल प्रपोजिशंस एंड कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं कि अगर मैं पॉलिसी होल्डर हूं तो पॉलिसी होल्डर में भी अप्लाई कर सकता हूं उस कैटेगरी के अंतर्गत, और रिटेल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकता हूं। और इसी चीज को मद्देनजर ध्यान रखते हुए अगर मैं स्पेसिफिकली एलआईसी के एम्प्लॉयज की बात करूं तो एलआईसी के एम्प्लॉयज को तो सर लगभग तीनों कैटेगरी के बेनिफिट्स मिल सकते हैं कि वो एम्प्लॉय कैटेगरी में भी बिडिंग कर सकते हैं और पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में भी बिडिंग कर सकते हैं, और अलॉन्ग विद दैट वो रिटेल कैटेगरी में भी बिडिंग कर सकते हैं। इज इट ट्रू सर? अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं तो आप दो कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, पॉलिसी होल्डर और रिटेल इन्वेस्टर। लेकिन अगर आप एलिजिबल एम्प्लॉय हैं एलआईसी के, क्योंकि एलआईसी ने एम्प्लॉय के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, अगर उसको फिलफिल कर रहे हैं आप और एलिजिबल एम्प्लॉय हैं तो आप तीनों कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल में अगर आपके पास पॉलिसी है तो आप पॉलिसी होल्डर में, और आप एम्प्लॉय हैं तो आप एम्प्लॉय कैटेगरी, यानी आप अगर आपके पास पॉलिसी है और आप एम्प्लॉय हैं तो आप तीनों कैटेगरी में एक एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं, या पूरा 2-2 लाख का कर सकते हैं। बट बेटर है कि एक एक लॉट तीनों उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीपल अकाउंट्स खोल के फैमिली के उनमें भी एक एक लॉट बिड करते हैं। एलआईसी में एम्प्लॉयज हैं जो काफी सालों से एलआईसी के एम्प्लॉयज हैं, एंड दे आर वर्किंग वेरी रिगरसली विद एलआईसी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो उनके ऊपर इस पब्लिक लिस्टिंग हो जाने के बाद, प्राइवेटाइजेशन हो जाने के बाद, उनके ऊपर क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता आपको दिख रहा है? कई बार आपके पास क्वेरीज आती हैं, और कई बार ऐसे लोगों की क्वेरीज आती हैं जो एम्प्लॉयज हैं, तो उनसे कन्वर्सेशन में आपको क्या रियलाइज हुआ सर कि उनके ऊपर क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है एलआईसी का, ये बहुत क्लियर बात है। एक जो गवर्नमेंट की कंपनी है जिसमें हम इनडायरेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट भी हमारी है भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एलआईसी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है, यानी हमारे प्रेसिडेंट है, तो वो हमारी ही कंपनी है। अब हम केवल डायरेक्टली उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये हमारा डिसीजन है कि हम अगर एलआईसी का शेयर खरीदते हैं तो हम एक डायरेक्ट इन्वेस्टर होंगे उस कंपनी में, यानी वो कंपनी में इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट के थ्रू हमारा हिस्सा था वो अब हमारे पास डायरेक्टली भी होगा। तो सिर्फ यही अंतर है, प्राइवेटाइजेशन किसी तरीके से इस कंपनी का नहीं हो रहा है। सिर्फ पब्लिक डोमेन में ये कंपनी लिस्ट हो रही है और कोई भी इसका शेयर खरीद या बेच सकता है। कंपनी जैसी थी वैसी रहेगी, जैसे रन हो रही थी वैसे ही रहेगी। जो डिसीजंस पे गवर्नमेंट की लास्ट मोहर होती थी वो अब जाके बोर्ड रूम के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हुई दिखेगी। तो बोर्ड रूम को परफॉर्म करना, तो जो मेजर प्रेशर आएगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो डे टू डे शो रन करते हैं उनके ऊपर अब परफॉर्मेंस का प्रेशर होगा कि मार्केट से अगर दूसरी कंपनियां 20% से ग्रो कर रही हैं तो हमें भी एटलीस्ट एट पार या उसको आउट परफॉर्म करके ग्रो करना है, क्योंकि हमारी साइज बढ़ी है। तो जब परफॉर्मेंस प्रेशर आएगा तो अपने आप काम की क्वालिटी बढ़ती हुई दिखेगी। और अब तक जो एलआईसी ने ग्रोथ की है इतने सालों में, 6 लाख करोड़ की कंपनी हुई है, तो शायद अगले 5 से 8 साल में ये 12 या 15 लाख करोड़ की कंपनी होने के लिए इसकी जो ग्रोथ रहेगी, जो पीछे रही है, वो इंटेंसिफाई होती हुई दिखेगी। अब सीडीएसएल का एग्जांपल जैसे हमने लिया कि 10 साल में जितने अकाउंट खोले थे लॉकडाउन पीरियड में, उससे ज्यादा अकाउंट खोल लिए एक ही साल में। उस तरीके की जो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसकी तरफ एलआईसी बढ़ती हुई दिखनी चाहिए। सिस्टमैटिक अप्रोच आ जाएगा और ज्यादा प्रोफेशनल अप्रोच आ जाएगा काम में, तो बेहतर तरीके से हम लोग का सर्विसिंग हो पाएगी। ये सबसे बड़ी बेनिफिट मिलनी है हम लोग को इसके पब्लिक लिस्टिंग होने की वजह से। एलआईसी एक इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है। अगर मैं ब्रॉडली सेक्टर की बात करूं तो बहुत ज्यादा फोकस लोगों का बढ़ा इस सेक्टर में, स्पेसिफिकली कोविड पैंडेमिक के बाद।
तो ओवरऑल ये सेक्टर सर निवेश के लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से कैसा लगता है ये इंश्योरेंस सेक्टर? देखिए, इस सेक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो रहती है मर्जर एंड एक्विजिशन की। अगर आपको याद हो तो शुरू में HDFC ए गांव करके आया था, फिर उसके बाद उसका मर्जर हुआ, फिर किसी का किसी में मर्जर हुआ, पहले फेडरल बैंक में हुआ था। इस तरीके से कहीं ना कहीं मैक्स हेल्थ था, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, भारतीय एक्सा था, फ्यूचर जनरली था, अब वो जनरली किसी और के साथ मर्ज हो गया। तो इस सेक्टर में ये प्रॉब्लम ना सिर्फ इंडिया में, ग्लोबली ये प्रॉब्लम रही है। और अगर मैं पिन पॉइंट करूं कि कोई कंपनी 50 साल तक बिना मर्जर एक्विजिशन के चली है, तो वो LIC रही है। तो ये एक ब्रांड वैल्यू का विश्वास हमेशा इस सेक्टर पे रहेगा। तो अगर मुझे 100 रुपए इस सेक्टर में डालने होंगे, तो मैं पहले तो सीधा सीधा आंख बंद करके 50 रुपए LIC में डाल दूंगा। उसके बाद जो आता है, फिर आती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट क्वालिटी की बात। तो फिर वहां पे SBI, HDFC और ICICI तीन बड़े प्लेयर्स हैं। तो फिर मैं बाकी 50% में तीनों को उस हिसाब से वेटेज करके इन्वेस्ट कर दूंगा। जो लीस्ट या मैं जिसको अवॉइड की कैटेगरी में रखूंगा, वो स्टार हेल्थ रहेगी। क्योंकि IPO के टाइम में भी हमने मेंशन किया था कि ये क्लियरली OFS है, कंपनी के पास कुछ नहीं जाना है, मैनेजमेंट अपना माल बेच के बाहर हो रहा है। और पब्लिक लिस्टिंग तब होती है जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज में कंपनी आती है, कंपनी का कुछ शेयर बेचा जाए पब्लिक को, वहां से जो पैसा आएगा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हमारी मदद करेगा। और स्टार हेल्थ के साथ ये हुआ कि जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फेज आता है, तब अगर प्रमोटर अपना हिस्सा कैश कर रहे हैं, मतलब उनको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अब ग्रोथ नहीं है, भाई मैं अपना शेयर कब बेचता हूँ, मैं अपनी प्रॉफिट कब बुक करता हूँ, जब मुझे लगता है कि अब शेयर बहुत बढ़ गया है, अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, मैं अपनी प्रॉफिट बुक कर लूंगा। मैंने 100 रुपए में लिया, 200 रुपए हो गया, मेरे को लग रहा है 1 साल ये कहीं नहीं जाएगा, 2-5 साल ये शेयर कहीं नहीं जाएगा, तो मैं अपना शेयर बेच के प्रॉफिट बुक करके नई अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ कि अब नया सेक्टर कुछ चलेगा तो मैं उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा। तो उसी तरीके से प्रमोटर को समझिए कि प्रमोटर अगर अपना हिस्सा बेच रहा है एकदम जब लिस्टिंग के टाइम पे, इसका मतलब है कि उसको आगे बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है। पॉलिसी उनकी कुछ भी हो सकती है, एज ए कंपनी जो वो सर्विसेज बेच रहे हैं वो टॉप ऑफ द क्लास हो सकती है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए वो कंपनी टॉप ऑफ द क्लास है, वो नहीं है। क्योंकि अगर मैनेजमेंट बेच रहा है, जो डे टू डे शो रन कर रहा है, जिसके बाद मेजर चंक है, अगर वो बेच के निकल रहा है, मतलब उसको ऐसा कुछ पता है जो हमें नहीं पता है। इसलिए स्टार क्लियरली मेरी लिस्ट से बाहर रहेगा। टॉप ऑफ द लिस्ट LIC रहेगी, उसके बाद HDFC, उसके बाद ICICI, SBI। तो 50% हिस्सा अगर आपको इस सेक्टर में, वैसे इंश्योरेंस में बहुत मुश्किल होता है कि कंपनियों को लॉस हो, क्योंकि मर्जर्स के बाद कंपनी अपनी बैलेंस शीट मेंटेन कर लेती हैं, और LIC को कभी ऐसी जरूरत पड़ी नहीं। तो मान के चल सकते हैं कि इस सेक्टर में आउट परफॉर्मर हमेशा LIC ही रहेगा। ओके सर, आपसे इतनी देर कन्वर्सेशन वो उसमें एक चीज़ ये ज़रूर समझ में आई कि गवर्नमेंट जो है अपनी डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, अपना जो उसका खुद का होल्डिंग है, जो इन्वेस्टमेंट है LIC में, उसको पब्लिक को दे रही है और डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। तो रेगुलरली हम लोगों को ये सुनने में आता है कि गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट प्लान्स आए हैं और हर साल को उनके डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स होते हैं। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है कि ये रेगुलरली ईयर ऑन ईयर गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग्स अलग अलग पब्लिक लिस्टेड कंपनीज में रिड्यूस कर रही है और डिसइन्वेस्टमेंट कर देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सबसे पहले जो डे टू डे एक्टिविटी होती है ना, उसमें एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल चेंज आता है। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो भगवान भरोसे वाला जो हिसाब किताब चलता रहता है, वो सबसे पहले चेंज आता है। आप देखिए कि जितनी अनलिस्टेड स्टील कंपनीज हैं, वो लगभग मान के चलिए कि वो हमेशा स्ट्रगल करती रहती हैं। लेकिन जब से लिस्टिंग होती है, सेल देख लीजिए, नेशनल एल्यूमिनियम देख लीजिए, जब से लिस्टिंग होती है और पूरा शो जो है बोर्ड रूम से रन होना स्टार्ट होता है, वहां पे जाके चीजें बदल जाती हैं। नेशनल एल्यूमिनियम ने अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन की है, सेल ने धीरे धीरे चीजों को, जो छोटी छोटी उनकी सब्सिडीज थी, उनको मर्ज करके एक बड़ी कंपनी बनाई है। उसके बाद भी देखिए, सेल इतना टॉप ऑफ द क्लास प्रोडक्ट्स अपने बनाता है, लेकिन उसके बाद भी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को हमेशा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा वेटेज मिलता है। तो उसका कारण यही है कि जितना गवर्नमेंट का उस पर से कंट्रोल खत्म होता जाएगा, जितना शो बोर्डरूम रन करता जाएगा, उतनी कंपनी की वैल्यू अनलॉक होना स्टार्ट होगी। तो जब जब गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी मार्केट में छोड़ेगी, उतना मान के चलिए कि प्राइवेट प्लेयर्स की या रिटेल इन्वेस्टर्स की उस कंपनी में उतनी हिस्सेदारी बढ़ेगी, तो वर्किंग एफिशिएंसी उतनी बढ़ती जाएगी। तो डिसइन्वेस्टमेंट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ग्रैब कीजिए। अच्छी कंपनियों में जब भी गवर्नमेंट अपनी डिसइन्वेस्टमेंट करती है, दोनों हाथ से उन होल्डिंग को उठाइए, और ये आपके लिए एक लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का मौका रहेगा। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप मेरे को कंसीडर कीजिए और ये समझिए कि एक आम जनता का क्वेश्चन है
कि लिस्टिंग गेन क्या मिलेगा। ये एक बड़ा सेटिस्फैक्ट्री क्वेश्चन होता है, जिसका सही जवाब मिल जाए तो बड़ा सुकून मिलता है कोई भी आईपीओ बिड करते टाइम। क्या उम्मीद हम कर सकते हैं कि इसमें क्या लिस्टिंग गेन्स की संभावना है? देखिए 15 से 20% के प्रीमियम के आसपास चल रहा है, और अभी एक हफ्ता बचा है आईपीओ खुलने में और लगभग 15 दिन बचे हैं लिस्टिंग होने में। तो मान के चलिए कि थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहेगा, लेकिन 20% के आसपास की गेन एटलीस्ट करंट सिनेरियो जो चल रहा है उसके हिसाब से 20% के आसपास तो बहुत आराम से लिस्टिंग गेन मिलनी चाहिए। ये तो हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि आज के सिनेरियो के हिसाब से अगर हम एज्यूम करें तो 20% के लगभग तो जरूर रिटर्न मिलते दिख रहा है। तो एक बहुत ही हैंडी और हेफ्टी रिटर्न्स होते हैं। आप सर बता रहे हैं कि इस स्टॉक को अगर हम लोग कंसीडर करें तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। तो जैसे हमारे मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन श्री वराही में इक्विटी एसआईपी का फीचर है, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी स्टॉक में एसआईपी मोड में, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं ऑन द डेली बेसिस और वीकली बेसिस और मंथली बेसिस। तो क्या इस शेयर को हमें इक्विटी एसआईपी के रूप में पसंद करना चाहिए, ऑप्ट करना चाहिए और इसमें एक इक्विटी एसआईपी रन करनी चाहिए? देखिए बिल्कुल करना चाहिए। हम किसी भी तरह की लार्ज कैप कंपनीज आती हैं जो सस्टेनेबल अर्निंग्स और सेल्स अगर उसमें आ रही है तो उसको हमको इक्विटी एसआईपी में कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इसलिए करना चाहिए क्योंकि जिसमें भी ग्रोथ है, जिसमें भी सेल्स और इनकम आ रही है, कंपनी में प्रॉफिट आ रही है, हर उस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स का या इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट होता है, तो उनकी दिशा ऊपर की तरफ रहती है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो एक सबसे सिंपल तरीका होता है मार्केट को टाइम करने की जगह, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आप हर महीने एसआईपी के थ्रू उसमें पैसा पुश करते रहिए, और एक 2-3 साल जाते जाते आपके पास एक बड़ी होल्डिंग होगी। तब तक शेयर कंसोलिडेशन मोड में अगर रहा और एकदम से ब्रेकआउट दिया तो एक लंबी गेन हो सकती है। मेरे फ्रेंड सर्कल में एक मेरा दोस्त है, ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। उसने जब रिलायंस का बंटवारा हुआ था दोनों भाइयों का, तो उसने अनिल अंबानी की जगह मुकेश अंबानी को चुना, और रिलायंस के अंदर एवरी वीकेंड पे वो 5,000 रुपए एवरी वीकेंड में रिलायंस में इन्वेस्ट कर देता था, बिना भाव देखे कि क्या भाव था। हर फ्राइडे आया 3/27 पे वो रिलायंस के 5,000 रुपए के शेयर खरीदता था और अपनी पेमेंट करके छोड़ देता था। आप मान के चलिए कि 2008-9 में, जब 8 में इनका बंटवारा हुआ था, वहां से लगभग 8 साल तक रिलायंस का अगर आप चार्ट खोल के देखेंगे तो रिलायंस फ्लैट एक रेंज में चला है 8 साल, जब ये पूरा जियो का और ये सारा ग्राउंड वर्क चल रहा था। 8 साल तक उसने कंटिन्यूसली पैसा उसमें इन्वेस्ट किया, और 1 साल में, 1.5 साल में रिलायंस जब डबल हुआ था तो उसका पैसा मल्टी फोल्ड गेन हुआ था। धीरे 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 उसने कैपिटल बिल्ड किया और एकदम से पैसा डबल हुआ। तो इस तरीके की चीजें, जब अच्छी सेल्स और अर्निंग्स वाली कंपनी को अगर आप धीरे धीरे एसआईपी करते रहेंगे, तो जब भी उनमें एक बड़ा मूव, जो जिसको हम कहते हैं बड़ा बुल मार्केट उसमें चालू होता है, तो उसके पहले अगर आपके पास एक बड़ा चंक एक्यूमुलेटेड होगा तो एक बड़ी वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं। और एलआईसी रेगुलरली प्रॉफिट में, और सेल्स और प्रॉफिट इनकी दोनों ग्रो होती रहेंगी। तो ये उस कैटेगरी में आता है जिसको हम इक्विटी एसआईपी कहते हैं। उस कैटेगरी में टॉप 10 की अगर मैं बात करूं तो लिस्टिंग के बाद टॉप 10 में आएगा। तो इसमें आपको इक्विटी एसआईपी करके रखनी चाहिए। ये सर बहुत अच्छी बात बताई है आपने कि इक्विटी एसआईपी इज अ मस्ट, और हम लोगों को उस डायरेक्शन में भी सोचना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमें आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हो या ना मिला हो। हमें अपनी वेल्थ के हिसाब से, अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के हिसाब से उसमें एलोकेशन इक्विटी एसआईपी में जरूर कर देना चाहिए। आज का सर ये जो सेशन आपने कंडक्ट किया है हम लोगों के साथ, जिसमें एक म्यूचुअल कन्वर्सेशन के साथ आपने बहुत सारी ऐसी क्वेरीज रिजॉल्व की हैं जो डे टू डे हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स की अराइज हो रही है कि आईपीओ से संबंधित, और उससे बहुत सारी चीजें हमारे क्लैरिफाई हो चुकी हैं। कई डिसीजंस हम इन्फॉर्म तरीके से शायद लेने में अब सक्षम हैं कि घर परिवार के हम और अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी की तरफ से फ्री 0 लाइफ टाइम ईएमसी की स्कीम चल रही है। एप्लीकेशन हमें अलग अलग डीमैट अकाउंट पे ही अप्लाई करनी चाहिए, जिससे अलॉटमेंट की संभावनाएं बनेंगी। और साथ ही साथ अगर हम एम्प्लॉय हैं या पॉलिसी होल्डर हैं और रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो हम लोग मल्टीपल एप्लीकेशन एक पैन कार्ड पे डिफरेंट कैटेगरीज स्विच करके भी कर सकते हैं। ये सारी कुछ ऐसी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों के लिए एक अच्छे इन्फॉर्म्ड डिसीजन में लेने में बहुत हेल्पफुल होगी। इसके साथ ही साथ मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि रेगुलरली हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस के थ्रू हम लोग आईपीओ से संबंधित या अपकमिंग एलआईसी आईपीओ से संबंधित और डिटेल्ड वीडियोस पब्लिश कर रहे हैं। उसको भी आप जरूर हमारे चैनल श्री वराही को विजिट करें, उसको सब्सक्राइब कर लें। चैनल में ये लिंक आपको मिल जाएगा जिसमें आप इन डेप्थ स्टडी भी कर सकेंगे।
और डिटेल्स वहाँ पे शेयर्ड है। इसके साथ ही साथ अगर आपकी कुछ भी और क्वेरीज हैं आईपीओ से संबंधित आती हैं तो आप हमें मेल के थ्रू अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं और उन सारी क्वेरीज को भी हम रिजॉल्व करेंगे। आईपीओ एप्लीकेशन श्री वराही के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू या सिस्टम पे अगर आप लॉगिन करते हैं वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल में आप लॉगिन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मेन्यू में आईपीओ का टैब दिया हुआ है, वहां से आप अपने यूपीआई क्रेडेंशियल्स डाल के उसको अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको उसको अप्लाई करने में कहीं भी असुविधा होती है तो लक्ष्मीश्री के वेबसाइट पे अप्लाई आईपीओ की एक बटन अवेलेबल है वेबसाइट के होम पेज पे। वहां विजिट करके आप अपना यूजर आईडी, जिसे हम लोग क्लाइंट कोड के नाम से जानते हैं, लक्ष्मीश्री के क्लाइंट कोड जो आपको अलॉटेड है, वो उसके साथ साथ अपनी यूपीआई आईडी वहां पब्लिश कर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन वहां से भी बिड हो जाती है। इस तरह की चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डेट्स हमें जरूर याद रखना है, 4 मई से 9 मई तक ये आईपीओ लाइव रहेगा। इस पीरियड में हमें एप्लीकेशन अपनी बिड कर देनी है। अपने घर परिवार के अगर अकाउंट्स नहीं खुले हैं तो इमीडिएटली आप अपने कंसर्न सब ब्रोकर्स या आरएम से या लक्ष्मीश्री की टीम से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने घर परिवार के अकाउंट खुलवा सकते हैं। वी वुड बी अवेलेबल फॉर योर सपोर्ट इवन ऑन द वीकेंड्स। आज और कल हम और हमारी पूरी टीम अवेलेबल है आपको असिस्ट करने के लिए। तो इसका पूरा भरपूर आप फायदा उठाइए और हो सके तो सारे अकाउंट्स खोल के उसमें आईपीओ एप्लीकेशंस बिड कीजिए। कोई भी फर्दर क्वेरीज हो तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू अस पेशेंटली। हैव अ वंडरफुल वीकेंड।